अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मायोपिया। मायोपिया को ना समझने के लिए आपको हाइपरमेट्रोपिया आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है और इसको समझने में ईजी हो जाएगा जिन्होंने हाइपरमेट्रोपिया को समझा हुआ है। ठीक है, सो डेफिनेशन इसकी क्या होती है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, कि रिफ्रैक्टिव एरर का एक टाइप है। ठीक है, इसमें रिफ्रैक्टिव एरर होगा, हमारी आई जो है नॉर्मल रिफ्लेक्शन जो कर रही थी अब वो नहीं कर पाएंगी इसमें। जिसमें क्या होता है कि पैरेलल रेज जो लाइट आ रही होती हैं, एंटर कर रही होती हैं आई में, अब वो रेटिना पे बनने की बजाय वो जो इमेज होगी वो फ्रंट ऑफ रेटिना पे बन जाएगी। ठीक है, और मेन चीज़ है डेफिनेशन की, अकोमोडेशन रेस्ट पे होगी। अकोमोडेशन रेस्ट पे थी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई और आके फोकस हो गई रेटिना के सामने, हालांकि रेटिना पे फोकस होनी चाहिए थी। तो ये वो वाला रिफ्लेक्टिव एरर की टाइप होती है। फिर हमने एक चीज़ देखी थी कि फॉर पॉइंट और नियर पॉइंट, कि जब हमने दूर देखना होता है तो हमारा लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और जब हमें पास देखना होता है तो हमारा लेंस जो होता है वो थिक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। कॉज क्या होती है इसकी? ठीक है, कॉज क्या होती है? उसी तरह सबसे पहले एक्सियल मायोपिया, कि एक्सियल लेंथ जो है वो इसमें इंक्रीज हो जाएगी। एक्सियल लेंथ मैंने आपको बताया था क्या होती है, तो इसमें इंक्रीज हो जाएगी एक्सियल लेंथ। दूसरा कर्वेचर मायोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा था कि एक्सियल लेंथ छोटी हो गई थी, आईबॉल छोटा हो गया था, इस वजह से इमेज जो है वो कहाँ बन रहा था, बिहाइंड द रेटिना। यहाँ पे एक्सियल लेंथ इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के सामने बन जाएगी। कर्वेचर मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा था, कर्वेचर कम हो रहा था, कॉर्निया फ्लैट हो गया था। यहाँ पे क्या होगा, कॉर्निया का जो कर्वेचर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी रिफ्लेक्टिव पावर ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है इंडेक्स मायोपिया। इंडेक्स मायोपिया में क्या होता है कि हमने जो हाइपरमेट्रोपिया में देखा था उसमें क्या हो रहा था, कॉर्टिकल कैटरेक्ट था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, फाइबर जो है वो अपनी जगह से हिल गए हुए थे ना पानी अंदर आने की वजह से, और उसकी वजह से रिफ्लेक्टिव पावर कम हो गया था। इंडेक्स मायोपिया में क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है। अब आपने ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, जब भी न्यूक्लियर कैटरेक्ट होगा उसकी वजह से क्या होता है कि लेंस का जो रिफ्लेक्टिव पावर होती है वो ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से मायोपिया हो जाता है। जब भी रिफ्लेक्टिव पावर ज़्यादा होगी तो उसको हम मायोपिया कहेंगे। हमारा आई जो है, जो आई बॉल है, वो हमारा ज़रूरत से ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा, रिफ्लेक्टिव पावर ज़्यादा हो जाएगी। जो 60 डायोप्टर्स थी पहले, अब वो 65 डायोप्टर्स की हो जाएगी ना। तो हमने फिर क्या करना होगा, 65 में से माइनस करना पड़ेगा कि किसी तरह हमारा 60 पे आ जाए। ठीक है, इस तरह से। और पोजिशनल मायोपिया, हाइपरमेट्रोपी में क्या हो रहा था, हमारा लेंस कहाँ जा रहा था, पोस्टीरियर डिस्प्लेस कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, ये इंटीरियरली डिस्प्लेस कर जाएगा, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टिव पावर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इमेज जो है वो फ्रंट ऑफ रेटिना पे बनेगी। तो ये है। फिर इसकी टाइप्स होती हैं। टाइप्स हमारे पास होता है कंजेनिटल और सिंपल, पैथोलॉजिकल, तीन इसकी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंजेनिटल मायोपिया। बाय बर्थ मायोपिया था पेशेंट को, बच्चे को। यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है, स्टेशनरी होता है, और इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है। वैसे आपने याद रखना है हाइपरमेट्रोपिया में कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि ये जो है ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, जो बाय बर्थ मायोपिया हुआ है वही रहेगा। ठीक है, और रिफ्लेक्टिव पावर ज़्यादा योग्य आएगी। कौन सी ऐसी जो है टाइप होती है, कॉज होती है जिसमें रिफ्लेक्टिव पावर चेंज नहीं होता, एक्सियल वाले। ठीक है, एक्सियल में कोई चेंज नहीं आ रहा होता रिफ्लेक्टिव पावर में। अदरवाइज हाइपरमेट्रोपिया में रिफ्लेक्टिव पावर क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और मायोपिया में रिफ्लेक्टिव पावर ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इमेज फ्रंट ऑफ रेटिना पे बनेगी। ठीक है, और इसमें पेशेंट को चाइल्डहुड में जब वो एक्टिव अकोमोडेशन की कोशिश कर रहा होता है तो उसकी इमेज जो होती है वो फ्रंट ऑफ रेटिना पे बन रही होती है, और उसको कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है। वैसे आपने याद रखना है मायोपिया में डाइवर्जेंट स्क्विंट होता है, लेकिन ये वाहिद इसकी टाइप है जिसमें कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है। सिंपल मायोपिया क्या होता है, जो कॉमनेस्ट फॉर्म है रिफ्लेक्टिव पावर जो इसकी होती है, कि सबसे ज़्यादा यही होता है कि सिंपल जस्ट मायोपिया है, और ये 5 to 10 ईयर्स में इंक्रीज़ होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये 20 से 25 साल तक जो है ये मायोपिया इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, पेशेंट को दूर नज़र नहीं आ रहा होता बचपन से, और आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज़ होता है। इसलिए जो पेशेंट को कहते हैं आपने सर्जरी करवानी है वो तकरीबन 20 से 25 साल तक आप करवाएं, ताकि आपको जो है वो बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो इंक्रीज़ हो रही होती है नज़र। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना नज़र इंक्रीज़ हो रही है, अभी तुम्हें सर्जरी करवाओगे तो फिर से हो सकता है। ठीक है, और इसमें फंडस में हमें कोई डीजनरेटिव चेंजेस नहीं नजर आती, सिंपल है, मतलब सिंपल जस्ट मायोपिया है, जस्ट रिफ्लेक्टिव एरर है। पैथोलॉजिकल में क्या होता है कि हमें फंडस पे प्रॉब्लम्स नजर आ रही होती हैं। ऐसे पेशेंट्स को कंजेनिटल मोस्टली इशू होता है कि फैमिली में रन कर रहा होता है उनका मायोपिया, प्रोग्रेसिव मायोपिया होता है। इसमें जो है उनकी क्या होता है कि 15 to 20 डायोप्टर्स की जो है ना इंक्रीज़ हो जाती है। खुद सोचें, फॉर एग्जांपल मतलब उनकी आई की नॉर्मल रिफ्लेक्टिव पावर थी वो 60 थी। अब ऐसे लोगों की खुद सोचें कि 15 to 20 डायोप्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना रिफ्लेक्शन, तो उस वजह से, और ये हेरिडिटरी होता है। मैंने आपको बताया कि फैमिली में रन कर रहा होता है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है कि देखें, इसको आप ऐसे समझ लें कि ऐसे समझेंगे कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना कोई भी एक बैलून है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके अंदर आप पानी भरते हो, तो वो पानी भरते हो तो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है ना, और एक टाइम आता है कि वो बैलून फट जाता है। ठीक है, तो इसमें भी ये होता है कि देखिए हमने पढ़ा कि इसमें एक्सियल लेंथ ऑफ द आईबॉल जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, बाय बर्थ। अब फॉर एग्जांपल उनके अंदर जेनेटिकली जो है ना ऐसा इशू था कि उनकी एक्सियल लेंथ जो है ना आईबॉल की वो ज़्यादा हो रही थी।
अब वो आई बॉल की लेंथ जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, आई बॉल जो है वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर बड़े होने की वजह से क्या होता है कि स्क्लेरा के ऊपर जो है वो मतलब उसके ऊपर वो प्रेशर अप्लाई होगा ना, ठीक है। तो उसके अंदर डीजनरेशन आना शुरू हो जाएगी स्क्लेरा के अंदर, और जो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर है वो भी वेट स्टैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोरॉइड और रेटिना के ऊपर भी जब स्ट्रेच पड़ेगा इलोंगेशन की वजह से, स्क्लेरा हमारा स्ट्रेच हो रहा है, तो कोरॉइड और रेटिना में भी चेंजेस आएंगी। तो अल्टीमेटली जब ऐसे लोगों की हम ऑप्टिक डिस्क चेक करते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर मायोपिक चेंजेस हमें नज़र आती हैं, हमें पेरिपेपिलरी एट्रोफी नज़र आती है, ठीक है, कि सारी वहाँ पे एट्रोफी हुई होती है, और मायोपिक रिसेंट हमें नज़र आता है, चांद की शक्ल में जो है हमें वहाँ पे चेंजेस नज़र आती हैं, ठीक है। और हमें ब्रश मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर भी ब्रेक्स नज़र आते हैं। ब्रश मेम्ब्रेन जो होती है वो कहाँ होती है आपको पता है? कोरॉइड और रेटिना के दरमियान में, ठीक है। तो उसके अंदर भी ब्रेक्स आना शुरू हो जाते हैं और हमें वहाँ पे येलो इरेगुलर क्रैक्स नज़र आते हैं, ठीक है, रेटिकुलर फिगर के, और हमें नज़र आता है जैसे क्रैक्स इन द लिक्विड है। जब ये सब कुछ स्ट्रेच हो रहा होता है ना, हमारी ब्रश मेम्ब्रेन भी और हमारी रेटिना कोराइड भी, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम लिक्विड क्रैक्स कहते हैं, और येलो ट्रायंगुलर होते हैं। और फिर कोराइडल न्यूवास्कुलराइजेशन के वहाँ पे क्या होता है, जब ब्रश मेम्ब्रेन में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे वेसल्स ग्रो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और फिर फॉस्टर फक स्पॉट्स होते हैं। ये क्या होते हैं कि जो मैक्यूला होता है वहाँ पे हेमरेज होना शुरू हो जाता है, पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डार्क पिगमेंटेड स्पॉट्स हमें नजर आते हैं, जिनको हम फॉस्टर फक स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, कोरियो रेटिनल एट्रोफी होती है, पोस्टीरियर स्टेफेलोमा होता है। पोस्टीरियर स्टेफेलोमा क्या होता है कि कोई भी ऐसी स्टेफेलोमा क्या होता है, कोई भी ऐसी जो है ना स्ट्रक्चर जो बाहर आ गया, ठीक है, मतलब वहाँ से वो आउटपोचिंग बन गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यूवीएल ट्रैक का जो पार्ट होता है वो भी बाहर आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो पोस्टीरियर स्टेफेलोमा होगा कि जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग आउट हो जाएगी हमारी आई के लेयर्स, ठीक है, वहाँ पे आउटपोचिंग से बना देंगे, तो ये आपको पोस्टीरियर स्टेफेलोमा भी मिलेगा। और ये आउटपोचिंग होती है कोई भी वॉल ऑफ ग्लोब में, और इसको हम हॉलमार्क कहते हैं कि ये पैथोलॉजिकल मायोपिया का हॉलमार्क है। अगर हमें मिलते हैं ना ऐसे जो है पोस्टीरियर स्टेफेलोमा, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि मायोपिया का पेशेंट है, ठीक है। और कौन से मायोपिया का? पैथोलॉजिकल मायोपिया का। और इसके अलावा रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है, और डीजेनरेटिव चेंजेस हमें विट्रीज में नजर आ सकती है। ये जितने भी काम हो रहे हैं ये सारे पैथोलॉजिकल मायोपिया में पीछे की तरफ हो रहे हैं, कि वहाँ पे कोराइडो रेटिनल हेमरेज हो रहा है, वहाँ पे हमें फोस्टर फॉक्स स्पॉट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे हमें न्यू वेस्कुलराइजेशन मिल रही है, वहाँ पे हमें लैक्वर क्रैक्स मिल रहे हैं, ठीक है, हमारी ब्रेस्ट मेम्ब्रेन भी टूट गई है, और जो है पोस्टीरियर स्टेफेलोमा बन गया हुआ है, और रेटिनल डिटैचमेंट भी हमें नजर आ सकती है, और विट्रस ट्यूमर में भी हमें डीजेनरेटिव चेंजेस नजर आती हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशंस हमने पढ़ लिए हैं कि पोस्टीरियर स्टेफेलोमा, कोराइडल न्यूवेस्कुलराइजेशन और मैकुलर हेमरेज और रेटिनल डिटैचमेंट और ग्लोकोमा हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होंगे। पेशेंट आएगा, उसको जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा, क्या नहीं नज़र आ रहा होगा उसे? दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी, ठीक है। हाफ शटिंग ऑफ आइज़ के ऐसे हमने बच्चों को देखा है कि मैंने आपको बताया था कि जिनको मायोपिया होता है ना, वो अपनी अकोमोडेशन करने की जब कोशिश कर रहे होते हैं तो अपनी आंखें ऐसे छोटी छोटी कर लेते हैं ताकि उनको नज़र से आ सके ना, तो हाफ शटिंग ऑफ आइज़ कर रहा होगा वो। फिर हमने देखना होता है कि दूसरे क्या होता है, इंटरमिटेंट डाइवर्जेंट स्क्विंट होता है। जब हमने हाइपरमेट्रोपिया में देखा था तो वहाँ पे कन्वर्जेंट स्क्विंट था, यहाँ पे डाइवर्जेंट स्क्विंट बनेगा, बिकॉज वो हमें रेटिना पे फोकस करने के लिए डाइवर्ज करना होगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट मतलब कभी कभार दरमियान में हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब कि कॉन्स्टेंटली डाइवर्जेंट स्क्विंट होगा, मतलब जो हमारी अंदर वाली वो जो ब्लैक स्पॉट होता है ना हमारी आई का, वो बाहर की तरफ जो है एक्सोडेविएशन हुई होती है, उसको हम डाइवर्जेंट स्क्विंट कहते हैं। और हाई मायोपिया में क्या होता है कि जब पेशेंट की नज़र बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ना, उसमें ऐसा होता है कि देखिए बच्चे जो होते हैं ना वो ज़्यादा कंप्यूटर के आगे बैठे रहेंगे या करीब बैठ के टीवी देखेंगे, ठीक है। तो या फिर हम ऐसे करते हैं कि करीब की ज़्यादा यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी आई होती है ना उसकी अकोमोडेशन ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ना हम क्या करते हैं कि जब हम दूर देखते हैं ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे से वो लैपटॉप यूज़ कर रहा था और उसकी कॉन्स्टेंटली एक जगह नज़र फिक्स हुई हुई है लैपटॉप पे, वो दूर नहीं देख रहा। अब उसकी अकोमोडेशन जो है ना वो आई हमारी भूल जाएगी कि अकोमोडेशन क्या होती है, ठीक है। अब जब वो एकदम से देखेगा ना 3-4 घंटे के बाद दूर, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो स्क्विंट होगा वो कन्वर्ज करने की बजाय डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। स्क्विंट बन जाएगा, उसको डाइवर्जिंग हो जाएगी हमारे उसकी, ठीक है। तो डाइवर्जेंट स्क्विंट हो जाएगा ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है, क्योंकि अकोमोडेशन ख़राब हो गई है और कॉन्स्टेंटली टीवी कंप्यूटर जो है करीब बैठ के देखने से ऐसे होता है कि डाइवर्जेंट स्क्विंट हो जाता है, और हाई मायोपिया में होता है। ये नहीं है कि हर पेशेंट को हो जाएगा। साइंस क्या होते हैं, हम उनके स्नेलन चार्ट से जब विजुअल एक्यूटी चेक करेंगे तो वो कम हुई होगी, आई बॉल्स प्रोमिनेंट हुए होंगे, ठीक है। आई बॉल्स इसमें प्रोमिनेंट होते हैं बिकॉज एक्सियल लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई होती है, आई बॉल हमारा बड़ा हो गया होता है। इंटीरियर चैम्बर जो है वो डीप हो गया होता है, ठीक है, इंटीरियर चैम्बर जो है वो डीप होगा इसमें,
खुद सोचें कि कॉर्निया का फॉर एग्जांपल कर्वेचर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो कर्वेचर जब इतना ज़्यादा होगा कॉर्निया का तो ऑब्वियसली एंटीरियर चैम्बर जो होगा वो खुल जाएगा ना, खुला खुला हमें फील होगा, तो डीप नज़र आएगा। फंडस को हम एग्जामिन करेंगे तो अगर तो सिंपल मायोपिया होगा तो फंडस नॉर्मल होगा, लेकिन अगर पैथोलॉजिकल मायोपिया होगा तो उसके हमने सारे देख लिए हैं कि कौन कौन से डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं। ए स्कैन हम करेंगे तो उसमें हमें एक्सीलेंस ज़्यादा मिलेगी। फिर डायग्नोसिस हम उसी तरह करेंगे रेटिनोस्कोपी और ए स्कैन से। रेटिनोस्कोपी में हमें रिफ्रैक्टिव एरर चेक होगा जो कि हमारा खराब हुआ होगा, और ए स्कैन में हमें एक्सीलेंस जो है वो ज़्यादा मिलेगी। कॉर्नियल टोपोग्राफी करेंगे जिसमें हमें कॉर्निया का कर्वेचर जो होगा वो ज़्यादा मिले, अगर कर्वेचर मायोपिया है। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, नॉन सर्जिकल और सर्जिकल करते हैं। नॉन सर्जिकल में हम कनकेव लेंसेज यूज़ करते हैं और कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं। कनकेव देखें हमने जब हाइपरमेट्रोपी में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने कन्वेक्स यूज़ किए थे, ठीक है, और उसमें जो सेंटर होता है वो थिक होता है और साइड से वो थिन होता है लेंस। कनकेव क्या होता है, अगर जिसकी दूर की नज़र कमज़ोर है तो अपनी अगर ग्लासेस को देखे तो उसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो थिन है और साइड वाला पार्ट जो है वो थिक है, तो वो कनकेव लेंसेज होंगे, ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं उनको फुल करेक्शन चाहिए होता है, और जो अडल्ट्स होते हैं उनको अंडर करेक्शन जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन रीसेंट स्टडीज़ में ये है कि हम फुल करेक्शन करते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जिन लोगों की हम जो है अंडर करेक्शन करते हैं कि मतलब उनको फॉर एग्जांपल उनकी नज़र जो थी वो 65 डायोप्टर्स थी, तो हम ये समझते हैं कि ये इसके अकोमोडेशन से थोड़ी सी ठीक हो जाती है, तो हम इसको 65 डायोप्टर्स का मतलब -5 करने के बजाय हम उनको -4 देते हैं, ठीक है। तो उससे ये होता है कि उनकी बाद में नज़र ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो ये रीसेंट स्टडीज़ ये हैं, लेकिन बुक में आपका यही लिखा हुआ है कि एडल्ट्स को अंडर करेक्शन चाहिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉन्टैक्ट लेंसेज में क्या होता है कि हम जो है वो गुड कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए हम कॉन्टैक्ट लेंसेज लेते हैं, जैसे शादियों वगैरह पे जाना होता है तो ग्लासेस पहनना मुश्किल होता है ना, तो सो वी यूज़ द कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर दैट। और फिर सर्जिकल मेथड्स होते हैं। सर्जिकल मेथड्स में सबसे पहले आ जाता है कि हमारा जो मेन कंसर्न होता है दैट इज़ कि हम अपने कॉर्निया को फ्लैट कर दें ना। अब हाइपरमेट्रोपिया में हमने कॉर्निया को कर्वेचर ज़्यादा किया था, यहाँ पर हमने कॉर्निया को फ्लैट करना है, तो रेडियल केराटोमी करते हैं हम सबसे पहले। इसमें हमने इन सारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं इसमें हमारा मेन कंसर्न यही है कि हम अब कॉर्निया जो है ना उसका कर्वेचर जो है वो उसको क्या कर दें, फ्लैट कर दें, ठीक है, ताकि उसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो कम हो जाए और हमारा जो है इमेज, ठीक है, वो कहाँ पे बन जाए, वो हमारी बन जाए रेटिना पे, ठीक है। सो सबसे पहले रेडियल केराटोमी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डायमंड नाइफ लेते हैं, डायमंड शेप नाइफ होती है, और उससे हम क्या करते हैं कि छुरी होती है ना एक, तो उससे हम क्या करते हैं जो कॉर्निया का कर्वेचर होता है उसको कम कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं। पेरिफेरल कॉर्निया में हम रेडियल इंसियंस देते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो कॉर्निया का कर्वेचर होता है वो कम हो जाता है और रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाती है। और इससे जो चीज़ याद रखनी है इसमें कि 4 डायोप्टर्स तक ये करेक्ट कर सकता है। रेडियल केराटोमी में बस जस्ट यही है कि हमने एक डायमंड नाइफ लेनी है और उससे जो कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया है उसको थोड़ा करना है, कम करना है, किस तरह से कि हमने रेडियल इंसियंस पेरिफेरल कॉर्निया में इस तरह से देने हैं, ठीक है, और उससे उसका जो है वो कर्वेचर कम हो जाएगा। दूसरा है फोटो रिफ्रैक्टिव करेक्टमी, ठीक है, और इसमें जो है अब आपने इसमें जो मेन चीज़ याद रखनी है, इसमें भी हम कर्वेचर ही कम कर रहे होते हैं, ठीक है, कर्वेचर ही हम कम कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें याद रखना है कि इसमें मायोपिया हम 6 डायोप्टर्स तक कम करते हैं, ठीक है। जो जिन लोगों का 66 फॉर एग्जांपल डायोप्टर्स हुआ था, हालांकि 60 एक नॉर्मल है, तो उनके लिए हम इसकी करेक्शन करते हैं, ठीक है। और एस्टिग्मेटिज्म को भी ये करेक्ट करता है 3 डायोप्टर्स तक। और एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि आपको पता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर जिसमें जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती हैं वो रेटिना पे फोकस होने की बजाय एक से ज़्यादा फोकस बनाती हैं, ठीक है, और वो फोकस आगे भी हो सकते हैं पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होते हैं। फिर हमारे पास 2 ऑपरेशंस होते हैं, लेज़िक और लैज़िक, ठीक है। जो लैज़िक है उसमें ये है कि जो लो रिफ्रैक्टिव एरर है उसको हम करेक्ट करने के लिए लैज़िक कर सकते हैं, लेकिन अगर हाई रिफ्रैक्टिव और एरर है तो उसमें हम लेज़िक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फ्लैप होता है एपिथेलियम का कॉर्निया का उसको हम उतारते हैं, क्लीव करते हैं, डिटैच करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर लेज़र डालते हैं, ठीक है। लेज़र से हम कॉर्निया की जो कर्वेचर है उसको कम कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम एपिथेलियम जो फ्लैप होता है उसको दोबारा से ऊपर रख देते हैं। इसमें इतनी पेन नहीं होती और क्विकर रिकवरी होती है देन द फोटो रिफ्लेक्टिव कैरेक्टमी, ठीक है, कैरेटेक्टमी। तो इसमें जो है लो रिफ्रैक्टिव एरर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा लेज़िक है, लेज़िक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली परफॉर्म्ड होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फ्लैप होता है उसको उतारते हैं, लेज़र अप्लाई करते हैं, फ्लैप को दोबारा ऊपर रख देते हैं, लेकिन ये लेज़िक सबसे अच्छा है, लेज़र इन सीटो केराटोमिलिसिस, ठीक है, ये लेज़िक से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसमें जो है क्योंकि इसमें हम 12 डायोप्टर्स तक मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं और एस्टिग्मेटिज्म इसमें भी हम 3 डायोप्टर्स तक करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है। उसके बाद इसके फ़ायदे क्या होते हैं लेज़िक के दूसरे प्रोसीजर्स में, कि इसमें जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन होती है वो कम होती है और जल्दी जो है वो विजुअल रिहेबिलिटेशन हो जाती है, ठीक है, जल्दी नज़र वापस आ जाती है। सो लेज़िक और लेज़िक में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया कि दोनों में हमने कॉर्निया का फ्लैप उतारा, ऊपर लेज़र लगाई और उसको सूचर कर दिया, लेकिन फ़ायदा ये होता है दरअसल कि जो लेज़िक होता है ना उसमें हम थोड़ा सा सुपरफिशियल देते थोड़ी डीप देते हैं, थोड़ा सा ना डीप इंसिजन देते हैं, डीप सर्जरी करते हैं। उससे ये होता है कि
ज़्यादा अच्छी कॉर्निया की जो फ्लैटिंग होती है वो हो जाती है। और लैसिक में क्या होता है डिफरेंस के, इसमें सर्जिकल साइड जो है सुपरफिशियल होती है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हम जो है लेंस को ही बाहर निकाल दें, क्योंकि 60 डायोप्टर्स हमारे पूरा था ना, और उसमें 20 डायोप्टर्स ऑलमोस्ट हमारे लेंस ने हमें जो है वो दी हुई थी रिफ्रैक्टिव पावर, ठीक है। अब हमें रिफ्रैक्टिव पावर कम करनी है, तो अगर तो पेशेंट के अंदर ऐसा मायोपिया है जिसमें उसकी 20 फॉर एग्जांपल 80 डायोप्टर्स उसकी लेंस की पावर हुई हुई थी, ठीक है, तो मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव पावर बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, तो हमने क्या करना होता है कि मोर देन 20 डायोप्टर्स जिनका होगा ना, उनके अंदर हाँ ये ग्लासेस वगैरह इतनी काम नहीं करती, तो उनका हमने लेंस ही बाहर निकाल देना होता है, ताकि जो उनकी रिफ्रैक्टिव पावर है वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो हम इसमें लेंस ही बाहर निकाल देते हैं ताकि रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाए। हमारा मेन एम ही ये होता है कि रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाए। फिर फेकिक पोस्टीरियर चैम्बर इम्प्लांट होता है। इसमें ये होता है कि इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस हम डाल देते हैं, ठीक है, कि जो आइरिस होता है ना उसके पीछे हम जो है वो लेंस इंसर्ट कर देते हैं। जो हमारा असल लेंस होता है ना उसके और आइरिस के दरमियान में हम जो है वो एक लेंस डाल देते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कोलेजन होता है इस लेंस के अंदर, और ये पावर देता है -3 डायोप्टर्स और -20 डायोप्टर्स तक, ठीक है। और ये कन्वेक्स कौन सा लेंस होगा, ये हमारा जो है कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। मतलब ये कि सॉरी कनकेव लेंस होगा, कनकेव लेंस हम डाल देते हैं इसमें आगे की तरफ, ठीक है। इसको हम कहते हैं फेकिक पोस्टीरियर चैम्बर इम्प्लांट। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को जो है वो 63 डायोप्टर्स उसका हो गया हुआ था, ठीक है। नॉर्मल 60 से 63 या 80 तक उसका जो है वो रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज़ हो गया हुआ था, तो हमने उसको माइनस का लेंस दे देना है, कनकेव लेंस दे देना है, ताकि वो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो कम हो जाए, ठीक है। सो ये आपकी सर्जिकल